का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा। इसके अलावा जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट था उसमें से लिबरलाइजेशन में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा और उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा आप लोगों ने ये भी देखा। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा था जो कि एलपीजी का एक पार्ट था। एलपीजी का एक पार्ट था लिबरलाइजेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा। अब एलपीजी का जो दूसरा स्टेप है जो कि पी, प्राइवेटाइजेशन। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और अभी जो फिलहाल करंट में जो चीजें चल रही हैं तो उसका मैं इंटरनेट में आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि क्या क्या चीज प्राइवेट हो गई है और उसका हम लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि जो भी चीज गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो कंज्यूमर होता है, जो इंडिविजुअल, उस पर पड़ता है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था वो आया था कब? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990, जो 1990 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वहां पर आपका ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है ना। आपका जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया किस ईयर में आया था? तो 1948, 1956, 1990 एंड 1980। तो आपको बताना पड़ेगा ये इंडस्ट्रियल। या इसी तरह से क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की शुरुआत कब से हुई? व्हेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज स्टार्टेड। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कब शुरू हुई। तो इसमें जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948, वो आपको बताना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मोस्टली चांसेस हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो पब्लिक सेक्टर था पहले, जब 19 पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जब हमें आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के बाद क्योंकि सोशलिस्ट पॉलिसी से हम लोग इंस्पायर्ड थे, हम लोग पॉलिसी से इंस्पायर्ड थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? बहुत सी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, किसी के लिए भी गवर्नमेंट सब कुछ अकेले नहीं कर सकती है। तो फिर जो बाद की पॉलिसीज आई हैं तो उसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए जोर दिया गया। जो बाद की पॉलिसीज आई हैं उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जोर दिया गया, लेकिन उतना डेवलपमेंट ये 1948, 1956, फिर इसके बाद 1969, 70 और इसके बाद 1980, 73, इनमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया प्राइवेटाइजेशन के। लेकिन 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उस समय, पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पर जो काम किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो कि थे उस समय राजीव गांधी, 1994 के 1989 में के आसपास, 89 में तो उस समय थे, तो उनका जो है शुरुआत कर दी थी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने उसको पूरी तरह से लागू करके बहुत सी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया था और पब्लिक सेक्टर को हटा करके प्राइवेट सेक्टर के लिए एक एंट्रेंस गेट तैयार कर दिया था कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एसेट, ऑपरेशंस और एक्टिविटीज टू प्राइवेट एंटरप्राइज। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर के जो भी एसेट्स, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई ऑपरेशंस हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, पब्लिक सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में जो चीजें हैं, चाहे वो
एसेट्स हो, चाहे कंपनी हो, कोई सर्विस हो, बैंक हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, उसको प्राइवेट एंटरप्राइज को ट्रांसफर कर देना, उसको प्राइवेट एंटरप्राइज को दे देना ही आपका प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। मतलब कि अगर कोई भी सरकारी चीजें हम उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में या प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथों में दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जैसे हमारा अभी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है अभी उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक। लेकिन अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, मान लीजिए इसको हम प्राइवेटाइज कर दें और ये हम दे दें इसको किसी ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथों में जो इसको कंट्रोल करे, तो इसका मतलब कि फिर ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बन जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और यहीं पर आप देखिए कानपुर में ही एक रामा यूनिवर्सिटी है, रामा यूनिवर्सिटी वो
ठीक है, अभी अभी है 2:17। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ। हाँ, ओल्ड बिल्डिंग कंप्यूटर लैब। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Okay. Yes, So let's sir. start. I'm sharing my screen. So that was privatization. अब जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन में यही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कब कौन सा टेक्नोलॉजिकल एरर आ जाए, कह नहीं सकते। तो प्राइवेटाइजेशन आपने जान लिया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो एसेट्स हो या कोई ऑपरेशंस हो या सर्विसेज हो या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, अगर उसको कोई प्राइवेट प्राइवेट का मतलब जो निजी ऑनरशिप उसको दे दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड योर प्राइवेटाइजेशन। अब जैसे गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी अभी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दे दी हैं। अगर आप देखें तो पहले डिफेंस सेक्टर को अभी तक कहीं भी कभी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया था, लेकिन अब डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया है। तो जिसकी वजह से अब इसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होंगी और वो डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी सर्विसिंग में काम करेंगी। तो दिस इज द प्राइवेटाइजेशन। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और इसका इम्पैक्ट वगैरह पढ़ने की हम कोशिश करते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर कैसे होता है और कितने प्रकार का हो सकता है, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेट अस सी समथिंग। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ ए बिजनेस। मतलब कि आप एक बिजनेस की ऑनरशिप, मान लीजिए अभी गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, अभी तक जो माइनिंग सेक्टर का, जो पेट्रोलियम सेक्टर का था, वो गवर्नमेंट के हाथों में था, लेकिन अब वो चला गया प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो ये हो गया बिजनेस की ऑनरशिप हमने दे दी। एंटरप्राइज, एजेंसी, पब्लिक सर्विस और पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब कि अब जैसे बहुत से बैंक्स हैं, अभी तक क्या था, हमने बताया था कि लगभग 14 बैंक जो है नेशनलाइज किए गए थे 1989 में, जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ा रहे थे। अब जो पहले सरकारी किए गए थे, अब वही चीजें फिर से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिए जा रहे हैं। अब बैंक्स भी क्या किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो मर्ज हो गए हैं। बैंक मर्ज होने के बाद क्या हुआ, वो अब प्राइवेट हाथ में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस का मतलब उसका आउटपुट अच्छा नहीं निकल रहा है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन द प्राइवेट सेक्टर, कि वो उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ये तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बैंक से रिलेटेड हो गए। द बिजनेस दैट ऑपरेट्स फॉर ए प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस हो चाहे प्रॉफिटाइजेशन का हो चाहे नॉन प्रॉफिटाइजेशन का, मतलब कि चाहे उसमें प्रॉफिट हो रहा हो, जो गवर्नमेंट का होता है ना, तो उसमें प्रॉफिट है, और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, नॉन प्रॉफिट जो लोगों के लिए वेलफेयर का काम करते हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वो भी अगर अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे, वो सही से काम नहीं कर रहे, तो उनको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट, मतलब कि जितने भी पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कोई एंटरप्राइज हो, उसको प्राइवेट कर देना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, वाई प्राइवेटाइजेशन, हमें ये प्राइवेटाइजेशन क्यों करना पड़ रहा है? सबसे पहली बात, टू रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन कॉमर्शियली वायबल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए, इसमें कॉमर्शियल वायबल एक्टिविटीज में, कॉमर्शियल जो व्यापारिक चीजें हैं उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि जैसे अगर हम कोई चीज प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इस समय गवर्नमेंट को जो उठा करके प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। अब इस समय डिफेंस सेक्टर को देखिए, तो डिफेंस में इसने क्या कर दिया है कि प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है उसको। अभी पहले जो 6 सेक्टर थे, उन 6 सेक्टर में से डिफेंस ऐसा था जो अभी तक प्राइवेट नहीं किया गया था,
लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको भी प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हम अगर इसका मतलब है कि हम कॉमर्शियली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें वो अपना कम करना चाहती है, तो इस वजह से हम प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं। नाउ इंक्रीज एफिशिएंसी इन द डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट सारा सब कुछ नहीं कर सकती है, आपको कहीं ना कहीं और से सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम और सर्विसेज होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है लेकिन उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, उनको प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट एंटरप्राइज को हैंड ओवर कर देती है। अभी हमने क्या बताया कि जब कोई भी ऑपरेशंस, एक्टिविटी, एंटरप्राइज या बिजनेस जो भी हो, अगर हम उसके जो पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज को, तो दैट इज कॉल्ड आर प्राइवेटाइजेशन। इसी तरह से इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज। अब अगर गवर्नमेंट आपको अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट्स अच्छे से दे नहीं पा रही है, तो वो क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे देगी ताकि आप उनकी बेहतर अच्छे से सर्विस दे सकें। ठीक, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, उसका आप एग्जाम्पल देखिए कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो कैसी सर्विस देते हैं और जो पब्लिक सेक्टर या जो गवर्नमेंट है बैंक है उसकी कैसी सर्विस होती है। आप जब भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से बैठाएंगे, एसी में बैठाएंगे और फिर वहाँ पर आपको मतलब कि पानी आने के लिए पूछते हैं और प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन यही आप जब पब्लिक सेक्टर के बैंक में जाते हैं, मान लीजिए जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसमें जाएंगे तो वहाँ पर लोग आपसे ढंग से अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वो सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इन सर्विसेज और प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइज कर देती है। ठीक, नाउ प्रोवाइड्स कंपटीशन इन मार्केट प्लेस विच ट्रांसफर द लोअर प्राइस एंड ग्रेटर चॉइस फॉर द कंज्यूमर। अब क्या है कि जो आपको कंपटीशन नहीं था, गवर्नमेंट में क्या था, गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कंपटीशन कम होता है, लेकिन अगर वो प्राइवेटाइज चीज हाथ में चली जाती है तो उसके फिर बहुत से लोग उसको करने लगते हैं, तो क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, आपको बेटर प्राइस और बेटर क्वालिटी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर अभी गवर्नमेंट कोई एक ऐसी कंपनी चला रही है जो केवल एक या दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक, और वो कस्टमर को मिल रहा है, तो जब गवर्नमेंट के हाथ में तो उसको बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यही चीज अब अगर 10 कंपनी मिलकर के बना रही है, 10 कंपनी मिलकर के बना रही है, तो उसकी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर एक कंपनी 10 रुपए में दे रही है तो दूसरी कंपनी भी अपनी सेल को बढ़ाने के लिए या तो बेटर क्वालिटी देगी, या तो आपको क्वालिटी बेटर देगी उसी प्राइस पर, या तो फिर प्राइस को डिक्रीज करेगी, या भी हो सकता है कि दोनों भी अप्लाई कर दें, लो प्राइस और आपको बेटर क्वालिटी भी। अब ये 10 कंपनी है, अब ये मान लीजिए कि 50 कंपनी हो गई, तो फिर उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस मिल जाएगी। ठीक, तो इस वजह से भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। ठीक, अब देखिए वेरिएशन इन द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर चॉइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर को चॉइस दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हम लोग मार्केटिंग में पढ़ते हैं ना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सबसे पहला था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर सेल्स कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इस तरह से आ रहे हैं। ऐसे ही जो प्राइवेट सेक्टर को हमने चॉइस दे दी है कि वो अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक, और एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, सारी की सारी जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट के हाथ से निकल करके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाती है। अब आप उसको चाहे जैसे हैंडल करें। इसी वजह से आप देखेंगे एक्चुअली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है तो आदमियों का, गवर्नमेंट जो पीपल होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है, उनकी रिलायबिलिटी गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है। लेकिन जब वही चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाती है तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है, लोगों का उसमें भरोसा कम हो जाता है। तो लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ कंडीशंस, रूल्स बना रहे हैं जिसको प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करना पड़ता है, तो प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स और कंडीशन को फॉलो करते हुए वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो पब्लिक सेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी। अब आप कोई भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
And now public sector choice financing with private sector operation. Public sector choice financing with private sector operation, that is joint activity of public and private. अभी गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट चलता है पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी। इसका एक कॉन्सेप्ट चलाया है गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के लोगों के लिए काम करेंगे, दोनों मिलकर के लोगों के लिए काम करेंगे। दैट इज उसमें पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट हो, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो दैट इज कॉल्ड योर ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का। उसमें क्या है? दैट इज पब्लिक सेक्टर चॉइस फाइनेंसिंग विद प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन। अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको फाइनेंस की जरूरत है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, आप उसको पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन के लिए। तो दैट इज कॉल्ड, उसमें लोगों के वेलफेयर के लिए आपको काम करना होगा। नाउ deregulation of private firms. Deregulation of private firms. Government reduces or eliminates the regulatory imposed on private. 1990 के पहले आपने देखा कि 1990 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वहीं से प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट चला था। तो उसके पहले क्या था कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री या कुछ भी डालना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन, रूल, पॉलिसी बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 1990 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशन बहुत कम कर दिए, रूल्स रेगुलेशन बहुत कम कर दिए, जिससे प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम हुई। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कुछ ग्रोथ दिखाई थी कि जीडीपी में कैसे ग्रोथ हुई, आउटपुट में कैसे ग्रोथ हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कैसे बढ़ा। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं आपके प्राइवेटाइजेशन में। ठीक ना, अब प्राइवेटाइजेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए, पहला मेन मेथड कौन कौन से हैं? शेयर इशू प्राइवेटाइजेशन। शेयर इशू प्राइवेटाइजेशन मीन्स सेलिंग शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट। अब मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो कहा यह जाता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के आप जो है 51% के शेयर होल्ड करते हैं तो आपकी ऑनरशिप उसमें होती है। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट होती है वो अपने शेयर जो है इशू कर देती है, कहाँ पर? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अपने शेयर इशू कर देती है। मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसके शेयर इशू किए, और अगर कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज उसके शेयर खरीद लेता है जो कि एक लिमिट होती है उससे ऊपर, दैट इज मान लीजिए कि 51%, अगर 51% से ऊपर उसने शेयर ले लिए तो क्या होगा? वो उसको उसके हाथ में ऑनरशिप चली जाएगी। ठीक। नाउ एसेट सेल प्राइवेटाइजेशन। एसेट सेल का मतलब आप जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेच सकते हैं, आप पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेच सकते हैं। किसको? टू ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बाय ऑक्शन। एक नीलामी होती है, ऑक्शन का मीन्स नीलामी होगी, और उसमें आप पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा आप उसको दे सकते हैं। जैसे इस समय रेलवे को क्या हो रहा है, रेलवे एक चलता है रेलवेयर, रेलवेयर चल रहा है, उसको आपको दे दिया जाता है। पहले क्या था, जो बीएसएनएल चलता था तो वो इंटरनेट प्रोवाइड करता था। अब आपने देखा कि जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां पर एक रेलवेयर करके एक वाईफाई चलता है, जो कि कौन दे रहा है? एक प्राइवेट सेक्टर। पहले जब ये प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था तो वो पहले भारत सरकार देती थी, पब्लिक सेक्टर में था। लेकिन अब उसके सारे के सारे शेयर भी कुछ ही दिन पहले इसको रेलवेयर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में पूरा चला गया। और हाँ, अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर को आपको प्राइवेट सेक्टर को देना है तो वो कैसे होगा? ऑक्शन से। ऑक्शन का मतलब नीलामी। जैसे बहुत सी कंपनियों में कोल की जरूरत पड़ती है, कोयले की जरूरत पड़ती है, तो वो कोयला ऐसे नहीं कि आप किसी को भी दे देंगे। जितनी भी कंपनियों को अगर कोयले की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक ऑक्शन इश्यू करती है, नीलामी करवाती है कि आप जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा हम उसको देंगे। इससे क्या होता है? इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और आपको अच्छी कीमत मिल जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे घरों की नीलामी या कोई भी कार या गाड़ी की नीलामी होती है तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन में कॉल करता है उसको दिया जाता है। तो ऐसे ही जब पब्लिक सेक्टर को आपको प्राइवेटाइज देना है तो आपको ऑप्शन करनी पड़ती है, नीलामी करेंगे और फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगेगी आप उसको वो दे देंगे और उसको बेच देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एसेट सेल। एसेट सेल मीन्स सेलिंग एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू ए स्टैटिक इन्वेस्टर बाय ऑप्शन।
ऑक्शन के द्वारा आप पूरे एसेट को उसको बेच रहे हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन इज वाउचर प्राइवेटाइजेशन। वाउचर प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज इन दिस? In this, the distributing ownership to all for free or at lower cost. Distributing ownership to all for free or at lower cost. इसमें कहते हैं कि जो इसमें ऑनरशिप होती है, इसमें ऑनरशिप होती है या तो बहुत ही कम कीमत पर या तो फ्री पर, या तो बहुत कम कीमत पर या फ्री पर आपको इसमें ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और इसका मतलब कि केवल हो सकता है कि एक ही को, या हो सकता है कि कई लोगों को उसकी ऑनरशिप दे दी जाए, बहुत ही तो फ्री पर। तो इस तरह से भी आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर को। इसके सब मेथड क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। इसका जो सब मेथड है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सर्विस बाय प्राइवेट फर्म अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसमें आपको प्रोडक्शन करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देते हैं कि आपको इसमें ये काम करना है। अब इस समय जैसे गवर्नमेंट का क्या कर रही है, गवर्नमेंट पहले जो हायर रिक्रूटमेंट करती थी तो गवर्नमेंट खुद करती थी। अब क्या है, थर्ड पार्टी के जरिए एक वो किसी जो कंसल्टेंसी कंपनी है उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, कि आप हमको सर्विस प्रोवाइड कीजिए, क्या है कि हमें HR पावर दीजिए, हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे। तो अब ये जो कंसल्टेंसी है वो क्या करती हैं, लोगों को हायर करती है। अगर गवर्नमेंट पैसा देती है तो गवर्नमेंट का जो पे स्केल और ग्रेड पे है वो अलग होता है, लेकिन यही जब प्राइवेट कंपनी होती है तो ये अपने हिसाब से पेमेंट करती है, वो अपनी उनकी पॉलिसी होती है, वो कम पे करते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री में कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया जाता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में, ताकि आपको केवल ये काम करना है, ठीक, केवल कुछ काम करने हैं। अंडर दिस सिनेरियो द प्राइवेट सेक्टर फर्म इज पेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। अब इसके जरिए क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट पे करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट पे करती है। तो वो जो भी फर्म से जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको ये सर्विस या आपको ये प्रोडक्शन या गुड जो भी एक कोई एक्टिविटीज होगी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उसको गवर्नमेंट पे कर देती है, और फिर उसको आपको वो काम प्राइवेट सेक्टर करके देता है। नाउ फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल वेस्ट। अब जैसे इस समय कानपुर में क्या चलता है, जो कूड़े उठाने वाला चलता है ना, उसमें क्या होता है, वो एक प्राइवेट कंपनी है जो आपके घर से कूड़ा लेती है और वो ले जा करके वेस्ट मैनेजमेंट करती है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट करती है। तो वो फ्री में थोड़ा ना रहते हैं, गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो आपके घर से आते हैं और कूड़ा उठा लेते हैं, ठीक, गवर्नमेंट ने उनको पे किया हुआ है। नाउ अदर थिंग्स इंक्लूड सिक्योरिटी सर्विसेज, डाटा प्रोसेसिंग सर्विस एटसेट्रा। अब इसी तरह की बहुत कई सारी सर्विसेज हैं जो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे एक और इस समय चलता है जैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब तो इस समय गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि आप चाहें तो अपनी अगर कोई शॉप है या कोई दुकान है, जेम पर जाइए और अपना सर्विसेज, अपनी सिक्योरिटी, अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट्स वहाँ पर जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक। तो दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। नाउ फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? फ्रेंचाइजी देना, गवर्नमेंट अवॉर्डिंग ए राइट टू परफॉर्म सर्विसेज विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया टू ए प्राइवेट फर्म। फ्रेंचाइजी मतलब आपको फ्रेंचाइजी मिलती है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस समय जैसे डाकघर की एक स्कीम चलती है, कौन सी? उसमें आपको एक लिमिटेड विद इन एरिया के अंदर, उसमें से 3 या 4 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर आपको एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस खोल करके दिया जाएगा। आप अपना सब कुछ, आप अपना एसेट लगाइए, मतलब कि आपकी लैंड आपके पास होगी, चाहे वो लीज पर हो या आपकी ऑनरशिप की हो, आपके पास लैपटॉप होगा, फर्नीचर, वो सारा सब कुछ होगा। गवर्नमेंट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, आपको फ्रेंचाइजी दे देगी कि आप इस पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज होते हैं आप यहाँ से आप इसको हैंडल कीजिए विद इन दिस एरिया। एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें आपको राइट्स होते हैं कि आप गवर्नमेंट की उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पोस्ट ऑफिस, अभी समय अगर देखिए तो एसबीआई बैंक की क्या चलती है, सब ब्रांचेस चलती हैं। जो एसबीआई के सर्विस सेंटर खुले ना, वो छोटे छोटे क्या हैं,
वो उन्होंने अपने जो फ्रेंचाइजी दे रखी है लोगों को, और वो कहते हैं कि आप यहाँ से काम कीजिए। सो द प्राइवेट फर्म जनरेट्स रेवेन्यू बाय कलेक्टिंग यूजर फीस। अब प्राइवेट फर्म क्या करते हैं कि वो यूजर फीस लेते हैं। मान लीजिए कि जब आप पब्लिक सेक्टर के डाकघर में जाते हैं तो जो चीज़ वहाँ आपको 5 रुपए की मिलनी थी वो वहाँ पर आपको 6 रुपए की मिलेगी, वो वहाँ पर आपको 6 रुपए की मिलेगी, 1 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगी। सिमिलरली जैसे अब एक एग्जांपल और देखिए कि जो पहले केवल प्लेटफॉर्म पर ही टिकट मिलता था, पहले केवल प्लेटफॉर्म पर ही टिकट मिलता था, लेकिन अब जो है आप बाहर जाइए तो जो प्लेटफॉर्म है उसके बाहर भी टिकट मिलता है। लेकिन फर्क क्या है कि जो टिकट पहले वहां पर 50 रुपए का मिलता था अब उसमें 51 रुपए लगते हैं, आपको 1 रुपये या 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, टिकट की जो फ्रेंचाइजी है गवर्नमेंट ने लोगों को दे रखी है। जब वो फ्रेंचाइजी दे रखी है तो उसकी एक कोई फीस होती है, जो यूजर फीस होती है वो लेते हैं और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक, तो दिस इज द franchising process by which the public sector can be converted into private sector. Now the third one is open competition. Open competition में क्या होता है, many private firms are allowed to compete for customers within a government jurisdiction. विदिन ए गवर्नमेंट जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पर ऐसी कई प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया जाता है एक जुरिसडिक्शन के अंदर जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया बताया, अब वहाँ पर आप जो है कई बनाते, अगर वहाँ पर कई बनाते तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम सर्विसेज as it most likely would not be efficient to have multiple suppliers of electricity, gas और water supply। हाँ, एक चीज और, इसमें ये लगभग सभी चीजों के लिए नहीं होता, ये कुछ ही चीजों के लिए होता है, ये कुछ ही चीजों के लिए होता है, सब चीजों के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर टेलीफोन ऑपरेटर को देखा जाए तो टेलीफोन के यहाँ पर कितने हैं, उन सबके बीच में कंपटीशन की वजह से आपको बेटर प्राइस मिल जाता है। जैसे पहले क्या था, बीएसएनएल का था, बीएसएनएल में क्या था, आपको अगर कॉल करनी होती तो 3 रुपया 4 रुपये पर मिनट लगता था। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने टेलीफोन सेक्टर ये प्राइवेटाइज कर दिया, तो देखिए बीएसएनएल पीछे हो गई और प्राइवेट सेक्टर आगे आ गई। उसके बाद फिर आपके ये वोडाफोन आ गया, एयरटेल आ गया, आइडिया आ गए, जियो आ गए, रिलायंस आ गए, टाटा डोकोमो। इन सब के आने से देखिए कि जो कॉल पहले 3 या 4 रुपये पर मिनट होती थी, अब देखिए वो कॉल आज फ्री में चल रही है, कॉल आपकी फ्री में चल रही है। कैसे, आप 3 महीने तक कितना 550 रुपये दीजिए और अनलिमिटेड बात कीजिए, 5-5.5 रुपये में आप अनलिमिटेड बात कीजिए पूरे 3 महीने तक। साथ में उसके साथ आपको इंटरनेट डेटा साथ में फ्री मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है कंपटीशन, आपने कंपटीशन को ओपन कर दिया। जो बीएसएनएल पहले सर्विस प्रोवाइड करती थी, जिसके लिए लाइन लगती थी, जिसके लिए पहले लाइन लगती थी, अब क्या हो गया, कंपटीशन के बढ़ने से, प्राइवेटाइज होने से आपको उसकी प्राइस कम। अब देखिए बीएसएनएल को कौन लेता है, अगर इस समय देखा जाए तो टोटल कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसका 35% मार्केट केवल जियो के कब्जे में है, केवल जियो के कब्जे में 35% है। इसके बाद लगभग 16 से 17% तक फिर एयरटेल का है, 10% आपका वोडाफोन का है, और उसके बाद फिर आपका कहीं बीएसएनएल का नंबर आता है। जो पहले जिस कंपनी जिसमें बात करने के लिए आपको इतना पैसा पे करना पड़ता था, अब देखिए वो कहाँ चली गई। सो दिस इज द पावर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जब कंपटीशन ओपन होता है तो इसी तरह से होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ए टिपिकली सीन टेलीफोन एंड इंटरनेट प्रोवाइडर, ये कंपटीशन ओपन होने का ही रिजल्ट है। नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम दिखा रहे हैं प्राइवेटाइज होने के। टोल रोड्स, जो आप आजकल टोल बन गए हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ने सड़कें हर जगह नहीं बनवा सकती, गवर्नमेंट ने सड़कें हर जगह नहीं बनवा सकती, ब्रिजेस नहीं बनवा सकती, एयरपोर्ट नहीं बनवा सकती, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। प्राइवेट सेक्टर में हाथ में क्या दे दिया कि टोल रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट ये सब बनवाइए। ठीक, इसके बाद इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप इससे पब्लिक से टोल वसूली कर सकते हैं, आप उससे टोल ले सकते हैं। तो अब अगर देखें तो आप कहीं भी जाते हैं तो जैसे बीच में कहीं कोई टोल पड़ता है, आपको सड़कें तो अच्छी मिलेंगी, लेकिन आपको उसका टोल पे करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो गवर्नमेंट का है,
गवर्नमेंट ने केवल उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आप जो है ये सड़क बनवा दीजिए और इसका आप टैक्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ बनवाने से क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है बनवा करके एक अपना चार्ज होता है वो लेता रहता है, ठीक। A significant developments in public-private partnership is the lease of toll roads. टोल रोड को लीज पर देते हैं, ब्रिजेज एंड टनल्स बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको कॉन्ट्रैक्ट पर या लीज पर ये सब चीजें दे देते हैं। These kinds of deal have previously occurred in Europe and Australia. इस तरह की जो डील्स होती हैं पहले यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में होती थी। पहले ये डील यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में होती। देखिए जब हमने शुरुआत किया था तो कहाँ से, सोशलिस्टिक पॉलिसी से शुरू किया था। 1948 में जब हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तो वो सोशलिस्टिक से शुरू किया था, लेकिन हमने और जो ये आपका चाइना की जो कैपिटलिज्म थी हमने इसको अवॉइड किया था, लेकिन अब धीरे 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 हम उसी कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ पहले फॉरेन में होती थी अब वो चीज़ इंडिया में हो रही है। गवर्नमेंट कुड नॉट डू इन 50 odd years, प्राइवेटाइजेशन डिड इन जस्ट 5 years, ठीक है ना। तो अब जो गवर्नमेंट पिछले जो 50 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई वो अब 4-5 साल में ही आपको दिखाई देने लगता है। जो पिछले 50 सालों में ज़्यादा नहीं दिखा वो पिछले 4-5 सालों में दिख रहा है। द रिजल्ट इज वी हैव अ ग्रेट हाईवेज एंड एयरपोर्ट। रिजल्ट के तौर पर देखिए कि इस समय जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सब मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। Port. Mundra Port is Gujarat has become a highly efficient and well-managed major port in 10 years. गुजरात का एक मुंद्रा पोर्ट है जो पिछले 10 सालों में हाईली एफिशिएंट एंड वेल मैनेज सबसे बड़ा पोर्ट है गुजरात का। वो भी इसने प्राइवेटाइज, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट है। When compared to the Kandla in Mumbai working as part for more than 50 years. जो कांडला मुंबई का है जो पोर्ट है वो पिछले 50 साल से, पहले वो क्या था गवर्नमेंट के अंडर बेस वहाँ पर काम कर रहा था, उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना कि मुंद्रा पोर्ट ने 10 सालों में कर दिया। क्यों? क्योंकि मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट था और जो कांडला था वो गवर्नमेंट के अंडर में था। तो जो वो पिछले 50 सालों में नहीं कर पाया वो उसने 10 सालों में कर दिया, ठीक। तो दिस इज द पावर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बैंकिंग देखिए आईसीआईसीआई बैंक इज द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन द सेकंड प्लेस आफ्टर द एसबीआई। अब देखिए एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो एसबीआई के बाद जो आईसीआईसीआई बैंक है जो कि प्राइवेट है, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है दूसरे नंबर पर एसबीआई के बाद। अब आप एसबीआई के ऑफिस में जाइए तो वहाँ की सर्विसेज देखिए और आईसीआई की ऑफिस में जाइए तो वहाँ की सर्विसेज देखिए। आईसीआईसीआई ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर एसी लगा होगा, चेयर पर बैठने होंगे, वहाँ काउंटर लगे होंगे सब अच्छे से, लेकिन एसबीआई में जाएंगे तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, आप लाइन में खड़े होइए, ठीक है ना। एसबीआई एग्जिस्टिंग इन मोर देन 100 years ऑन द अदर हैंड। अब देखिए एसबीआई पिछले 100 सालों से ज्यादा से काम कर रही है। एसबीआई इज एग्जिस्टिंग इन मोर देन 100 years ऑन द अदर हैंड, जबकि एसबीआई लगभग 1935-37 के आसपास बनी थी, ठीक। तो 1935 से लेकर के देखिए 2021 आ गया, 2021 आ गया तो 80-90 साल हो गए लगभग उसको। लेकिन यही आईसीआईसीआई देखिए कब बनी थी और देखिए वो कहाँ पर पहुंच गई, वो कहाँ पर पहुंच गई। पहले ये सेक्टर देखिए 6 इंडस्ट्रीज विच आर नॉट रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। पहले ये कुछ इंडस्ट्री थी जो प्राइवेट के लिए लिस्टेड नहीं थी, लेकिन अब ये भी चली गई। देखिए सिगरेट, पहले सिगरेट गवर्नमेंट के ही अंडर में थी लेकिन अब ये भी प्राइवेट हो गई। इंडियन रेलवेज ये भी पूरी होने जा रही है, अभी पूरी तरह से नहीं हुई लेकिन होने जा रही है, इसमें भी एफडीआई 100% अलाउड कर दिया गया। एटॉमिक एनर्जी इसमें भी पहले गवर्नमेंट के सेक्टर में था लेकिन अब ये भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, ठीक। केमिकल फर्टिलाइजर्स ये भी टोटल पहले गवर्नमेंट के हाथों में था लेकिन अब ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर, आप चाहें तो बना सकते हैं। आर्म्स एंड एम्युनिशन ये सबसे इंपॉर्टेंस माना जाता था। आर्म्स एंड एम्युनिशन मतलब कि हथियार और आपको गोला बारूद जो केवल गवर्नमेंट पहले बना सकती थी अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसको बना सकती हैं नाउ। हजार्ड्स केमिकल जो खतरनाक केमिकल होते हैं जैसे पॉइजन वगैरह होते हैं, फिनाइल वगैरह होते हैं, पहले केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन मैन्युफैक्चर दीज टाइप्स ऑफ केमिकल बट नाउ डेज ऑल द प्राइवेटाइज
सेक्टर्स कैन मैन्युफैक्चर दीज हैजार्ड्स केमिकल। अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी इस हैजार्ड्स केमिकल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द प्राइवेटाइजेशन। अब इसके बेनिफिट्स और बाकी इसका इम्प्रूवमेंट और इसके लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ तक अगर किसी की कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है। नाउ इफ समवन हैज एनी क्वेरी अप टू हियर तो यू कैन आस्क नाउ। अगर यहाँ तक, हाँ बेटा बोलिए। सर 91 से पहले ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए कभी? 91 से पहले रिफॉर्म क्यों नहीं? ये गवर्नमेंट की बात होती है बेटा। गवर्नमेंट के पास जैसी पॉलिसी होती है, उसके पास जैसा रिजर्व होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बनाती है कि वो नहीं बनाती है। देखिए, अभी आपने पूछा कि गवर्नमेंट ने 91 से पहले क्यों नहीं बनाया, लेकिन अभी जब मैं इसके डिसएडवांटेज बताऊंगी तो आप कहेंगे कि ये प्राइवेटाइज हुआ ही क्यों। अभी जो डेवलपमेंट, अभी तो आपको केवल इसका एक एस्पेक्ट देखा है आपने, अभी आपने इसका एक एस्पेक्ट देखा है। ठीक, लेकिन अभी इसका दूसरा एस्पेक्ट देखना बाकी है। तो वैसे गवर्नमेंट ने ये क्यों किया क्यों नहीं किया, ये तो भाई मैनेजमेंट का काम है। लेकिन अभी हम जो इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तब उसके बाद और पूछेगा कि ये सही हुआ है या गलत हो गया। कभी भी एक साइड लेकर के हम लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट इसको लागू की थी, जब सोशलिस्टिक पॉलिसी चालू हुई थी, आपने कहा कि 91 से पहले क्यों नहीं लागू हुआ, तो शुरुआत में हमने सोशलिस्टिक पॉलिसी रखी थी। रसिया में से इंस्पायर हुए थे हम, तो हमने सोशलिस्टिक पॉलिसी इसलिए रखी थी कि लोगों के वेलफेयर के लिए हमें काम करना था, लोगों के वेलफेयर के लिए। उस समय हमने ये सोचा था कि अगर हम निजी हाथों में दे देंगे, उसका एक एग्जाम्पल देखिएगा। आपने कहा 1991 से पहले क्यों नहीं, तो 1991 से पहले जो आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वो कौन थे? जो आपके महाजन हैं, सूदखोर हैं या लाला लोग हैं, जो जिनके पास पैसा होता था। तो उसका इम्पैक्ट आपने देखा, वो क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट कैसे कंपाउंड में लगाते थे। आपने उनके बोलने के तरीके और उनके लिखने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता था, वो निजी हाथों में था। इसी वजह से उस समय क्या था कि लोग कर्जे पे बहुत ज्यादा रहते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो कर्जा अगर आपने किसी महाजन से एक बार जो ले लिया तो आप उसको चुकाते ही रहेंगे, उसका प्रिंसिपल तक कभी नहीं चुका पाएंगे, केवल कर्ज ही हो सकता, कर्ज तक न चुका पाएंगे। लेकिन जब आपके ये बैंक आ गए थे, नेशनलाइज बैंक, तो इसके बाद से उनका रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया या तो खत्म ही हो गया। अब तो आप देखिए वो तो लगभग खत्म ही हो गया। तो अब एक बात बताइए, आपने कहा कि 1991 से पहले क्यों नहीं हुआ, तो अब देख लीजिए कि जो महाजन वाली प्रथा थी क्या वो सही थी या बैंकिंग वाली सही है? सर ठीक है ना? बैंकिंग वाली। हाँ, तो आप देख लीजिए। लेकिन तो आप कह रहे हैं ना कि ये क्यों नहीं हुआ, तो देखिए अब आप ही कहने लगे कि ये बैंकिंग वाली सर्विस प्रथा ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट जब भी करती है तो कुछ ना कुछ सोच करके ही करती है, जैसे जैसे एनवायरमेंट सिचुएशंस कंडीशंस होती है। 1991 के पहले जो 89 था, वहाँ पर हमारे पास जो क्या था, फॉरेन रिजर्व था, खत्म हो गया था। हमें 67 टन सोना आईएमएफ को देना पड़ा था, पता है? 67 टन सोना हमने आईएमएफ को दिया था, हमें क्या, सामान को इंपोर्ट करने के लिए। उस समय हमारे पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तब जाकर के कहीं ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो अब देख लीजिए, आपने कहा कि बैंकिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा है, महाजन वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो यही डर होता है कि अगर प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो ये कंडीशन हो सकती है जो महाजन लोग करते थे पहले। ठीक है ना? लेकिन अब सिचुएशंस कुछ बदल गई हैं, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट हम पर कुछ अलग हो रहा है। इसके हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पढ़ेंगे। ठीक, एनी मोर ठीक है क्वेश्चन? सर, जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, तो फिर वो तो फिर महाजन वाला ही हो जाएगा। एग्जैक्टली जो ये किसान वाला, फार्मर वाला हो रहा है, बिल्कुल वही हो जाएगा। इसीलिए जो आप जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट हाथों में सारा सब कुछ चला जाएगा तो फिर किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो तो सर ये ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में ऐसे ही होता है, कॉर्पोरेटाइज होता है एग्रीकल्चर पूरा, इंडिया आप ही में देखिए, नहीं। बिल्कुल 100% है। आप कहने को जैसे चाइना है या कुछ और कंट्रीज हैं, आप कैपिटलिज्म इकोनॉमी का एग्जाम्पल देख सकती हैं, लेकिन वहां पर देखिए लोगों को, जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट है या कैपिटलिज्म इकोनॉमी है,
वहाँ पर लोगों को बोलने का ज़्यादा राइट नहीं है। हम यहाँ पर किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है? ऑटोक्रेसी है। हाँ, एग्जैक्टली यही चीज़ है। ठीक, तो ये अभी इसके हमने कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और पढ़ेंगे। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। Okay, there is no more questions, so we are winding up today's lecture. See you on next one. हाँ, एक चीज और जी, आपकी क्लास 1:15 से ही रहेगी। वो बात हो गई हमारी, वो आपकी जो आज केवल कुछ कंफ्यूजन था उसकी वजह से आपका ये हुआ। अब जो कल से आपकी क्लास होगी वो 1:15 से ही रहेगी। ठीक, एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स फॉर अटेंडेंस। सब लोगों ने अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दिया अटेंडेंस के लिए? यस सर। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा लिख दें, और जिन्होंने लिख दिया उनका थैंक यू। तो सी यू ऑन नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। All the students who have written their name in the chat box, they can leave now.